है लाइबिलिटीज ऑफ द प्रिंसिपल टू द थर्ड पार्टीज। लाइबिलिटीज ऑफ द प्रिंसिपल टू द थर्ड पार्टीज में अपन ने फर्स्ट पॉइंट कर लिया था कि सर जब एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर काम करता है जो उसे प्रिंसिपल ने दी है, प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी, एजेंट ने उस अथॉरिटी के दायरे के अंदर रहते हुए थर्ड पार्टी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो सर प्रिंसिपल उससे बाउंड होगा भाई, बिल्कुल होगा। पॉइंट अब अपने को क्या चालू करना है, प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी व्हेन द एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी। प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी व्हेन द एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी, यानी कि भैया प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला था कि ये काम मैं आपको करने के लिए इतनी अथॉरिटी दे रहा हूं, उसने अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर लिया एजेंट ने, तो फिर प्रिंसिपल की क्या लाइबिलिटी होगी। तो सर इसमें दो एंगल से पढ़ना है अपने को कि सर when the authorized and non-authorized parts are separable, एजेंट ने दो काम किए हैं, कुछ ऑथराइज्ड काम कुछ अनऑथराइज्ड काम, और दोनों सेपरेबल हैं, तो क्या। और सेकंड सिचुएशन क्या है, जब ऑथराइज्ड और नॉन ऑथराइज्ड पार्ट सेपरेबल नहीं है तो क्या। आइए पढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट पढ़ भाई, कहाँ चला गया। आज करण फारिया आया क्या, नहीं आया। कौन पढ़ेगा, दक्ष अग्रवाल आप पढ़िए। When the authorized and the non-authorized parts are separable, section 227, हम्म। when an agent does more than he is authorized to do, and when the authorized and the non-authorized acts are separable, then only act done by agent within his authority are binding as between him and his principal. देखो मैंने बोल्ड क्या किया है, एज बिटवीन हिम एंड द प्रिंसिपल, एज बिटवीन हिम एंड द प्रिंसिपल, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। एग्जाम्पल पढ़ भाई इसको। B authorized A to buy 500 sheep for him. B buys 500 sheep for 5 lakh and 2000 cows for sum of 4 lakh. B is liable to pay the agent for the sheep and not for the cows. देखो बी ने एक अपने एजेंट को बोला, प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को बोला मेरे लिए 500 शीप खरीद के लाओ, मेरे लिए 500 शीप खरीद के लाओ। तो सर एजेंट गया, 500 तो शीप खरीद ली और अपनी मर्जी से 200 काउस भी खरीद लिए, उसके लिए कैटल में 200 काउस भी खरीद ली। सर इसने यहाँ पर सेपरेबल है कि 500 शीप के लिए मान लो 5 लाख रुपए और 200 काउस के लिए मान लो 3 लाख रुपए। तो सर चूंकि यहाँ पर सेपरेबल है, जो ऑथराइज्ड काम और अनऑथराइज्ड काम है वो सेपरेबल है, तो सर केवल ऑथराइज्ड काम से प्रिंसिपल बाइंड होगा, ये अनऑथराइज्ड काम क्योंकि सेपरेबल है तो ये नेग्लेक्ट कर सकता है। सो only the acts done by the agent within the scope of authority are binding as between him and his principal, ठीक है। सो बी इज लायबल टू पे द एजेंट फॉर द शीप एंड नॉट फॉर द काउज, जिसके लिए उसको ऑथराइज किया था। पॉइंट नंबर 2 पढ़ गई। When the authorized and the non-authorized parts are non-separable, section 228. When an agent does more than he is authorized to do, and what he does beyond the scope of his authority cannot be separated from what it is within the authority, the principal is not bound to recognize this transaction. एग्जाम्पल। B authorized A to buy 500 sheep for him. B buys 500 sheep and 200 cows for a sum of 9 lakh rupees. B can now repudiate the whole transaction as unauthorized act, not separable from authorized one. ठीक है, क्योंकि यहाँ पता नहीं है कि 500 शीप के लिए इसमें से कितना है और 200 काउस के लिए इसमें से कितना, 9 लाख में से कितना रुपया है। तो सर अब यहाँ पर सेपरेबल नहीं है, सेपरेबल नहीं है तो अब ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, और सीधा हटाना है कि भैया ये स्कोप ऑफ अथॉरिटी से बाहर जाके आपने काम कर दिया है और सेपरेबल नहीं है, इसलिए हमें कोई ट्रांजैक्शन से हम रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, बाइंड नहीं होंगे। द प्रिंसिपल कैन रेप्यूडिएट द होल ट्रांजैक्शन एज अनऑथराइज्ड एक्ट नॉट सेपरेबल फ्रॉम द ऑथराइज्ड वन, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर क्या पढ़ा, देखो अपन ने सेपरेबिलिटी का एंगल देखा, सेपरेबिलिटी का एंगल देखा क्या, कि सर यदि
प्रिंसिपल और एजेंट में प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी है ऑथर उस कुछ काम करने के लिए, तो ऑथराइज्ड एक्ट एंड अनऑथराइज्ड एक्ट। ठीक है, ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड यदि सेपरेबल है तो ऑथराइज से तो बाइंड हो जाएगा और अनऑथराइज से बाइंड नहीं होगा। और ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड सेपरेबल नहीं है तो सर बाइंड नहीं होगा। या ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एक्सेप्शन। सर जहां पर एजेंट जो है वो अनऑथराइज्ड काम तो कर रहा है, लेकिन प्रिंसिपल की गलती क्या है, ही इज इंड्यूसिंग द बिलीफ टू द थर्ड पार्टी की एजेंट के अनऑथराइज्ड काम भी ऑथराइज्ड हैं। यानी कि प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के सामने खुद ये विश्वास दिला रहा है कि एजेंट ने जो उसके साथ में अनऑथराइज्ड काम किया है वो भी इसने ऑथराइज किया है। तो फिर सर अपन ने क्या पढ़ा है सर, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट और ये सब पढ़े हैं ना अपन ने। तो एजेंसी बाय ये सॉरी एजेंसी बाय होल्डिंग आउट और ईस्टॉपल, ये इस तरीके से काम कर जाएगा और प्रिंसिपल बाइंड होने लग जाएगा। पढ़ भाई इसको। Exceptions. Liabilities of principal including belief that agents' unauthorized acts were authorized. हम्म। Section 3 to 37. When an agent has, without authority, done act or incurred obligations to third person on behalf of his principal, the principal is bound by such acts or obligations. If he has done, if he has by his words or conduct induced such third persons to believe such actions and obligations were within the scope of the agent's authority. हाँ ठीक है, Example. देखो एजेंट ने काम तो अनऑथराइज्ड किया है, लेकिन प्रिंसिपल ने थर्ड पार्टी के सामने क्या बिलीफ इंड्यूस कर दिया अपने एक्शन से कि हाँ जिसने ऑथराइज्ड काम ही किया है, इसलिए थर्ड पार्टी ने एजेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो सर अब प्रिंसिपल बाद में ये थोड़ी बोल सकता है नहीं नहीं वो मैंने इसको कोई अथॉरिटी नहीं दी थी। अरे भाई तूने खुद ने विश्वास दिलाया है अपने कंडक्ट से कि जो भी एजेंट तेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है वो उसको स्कोप ऑफ अथॉरिटी के अंदर ही बना रहा है। जब तुमने दी नहीं थी पर खुद ने इस तरीके की एक वो बिलीफ इंड्यूस कर दी, तो सर अब आप बाइंड होंगे उससे। ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट वाला रूल लगेगा यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ भाई। A entrusts B with negotiable instruments endorsed in blank. B sells them to C in violation of private orders from A. The sale is good. ए entrusts B with negotiable instruments endorsed in blank। देखो जब अपन लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे ना तब आप लोग देखोगे कि सर एंडोर्समेंट क्या होता है। वैसे आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो इसलिए एंडोर्समेंट का मतलब तो पता होएगा ना। जनरली कभी ना कभी तो आज दिन तक पढ़ा ही होगा कि सर ये है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसमें किसी और आदमी का नाम लिखा कि भाई मेरे को मिला ये चेक, मैं इसको एंडोर्स करता हूँ, मैं इसको एंडोर्स करता हूँ, उसका नाम लिख दिया नीचे अपने साइन कर दिए। तो मिस्टर एक्स ने यदि मिस्टर वाई को एंडोर्स की है वो चीज, तो मिस्टर वाई उस चीज को मतलब एनकैश करा सकते हैं। तो एंडोर्समेंट हो गया ना, वैलिड एंडोर्समेंट होना चाहिए बस उनका। ठीक है, तो सर ए ने बी को एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया जो कि ब्लैंक में एंडोर्स किया हुआ था, यानी उसमें नाम नहीं लिखा हुआ था और साइन करके दे दिया। बी ने सेल्स देम टू सी इन वायलेशन ऑफ प्राइवेट ऑर्डर्स फ्रॉम ए, इन वायलेशन ऑफ प्राइवेट ऑर्डर्स फ्रॉम ए। यानी कि जो प्रिंसिपल था उसने एजेंट को ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देते हुए प्राइवेट ऑर्डर्स दिए थे कि इसको इस तरीके से यूज करना। बट सर उसने एंडोर्समेंट के ब्लैंक छोड़ के नीचे प्रिंसिपल ने साइन कर दिए। यानी कि अब एजेंट जिसका भी नाम लिखेगा भाई जिसको भी मिल रहा है उसको तो यही लगेगा ना कि ये बिल्कुल सही तरीके से मिल रहा है। तो खुद प्रिंसिपल ने ये बिलीफ एंडोर्स कर दिया अपने सिग्नेचर से कि बिल्कुल सही तरीके से इसको दिया गया है, ए को दिया गया है, एजेंट को दिया गया है। खुद प्रिंसिपल ने अपने कंडक्ट से ये इंड्यूस कर दिया इन फ्रंट ऑफ द थर्ड पार्टी कि ये बिल्कुल सही तरीके से एंडोर्समेंट हुआ है। तो सर अब वो बाद में इससे बाइंड होगा, वो मना नहीं कर सकता है। द सेल इज गुड। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल पढ़िए। A consigns good to B for sale and gives him instructions not to sell under a fixed price. C, being ignorant of B's instructions, enters into a contract with B to buy the goods at a lower price than the reserve price.
A is bound by the contract. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ए कंसाइंस गुड्स टू बी फॉर सेल, एल ए ने बी को माल दिया बेचने के लिए, एंड गिव्स हिम इंस्ट्रक्शंस नॉट टू सेल अंडर अ फिक्स्ड प्राइस, कि सर ये मेरी कार है, ये आपको 3 लाख रुपए से कम में नहीं बेचनी है। नॉट टू सेल द गुड्स अंडर अ फिक्स्ड प्राइस, 3 लाख रुपए से कम में नहीं बेचनी है। सी बीइंग इग्नोरेंट ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस enters into a contract with B यानी कि एजेंट टू बाय द गुड्स एट 2 लाख एट अ प्राइस लोअर देन द रिजर्व प्राइस। सर ए इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ इसने क्या है, मिस्टर थर्ड पार्टी को वो कार 2 लाख रुपए में ही बेच दी। थर्ड पार्टी को पता नहीं था कि ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन था, इग्नोरेंट था वो इस बात के लिए। हाँ, उसको इतना जरूर ध्यान था कि एजेंट को कार बेचने की अथॉरिटी मिली हुई है, ये नहीं पता था कि मिनिमम 3 लाख रुपए से कम में नहीं बेचने की मिली हुई है। ए ने एजेंट ने 2 लाख रुपए में ही वो कार बेच दी। सर अपन तो ये सिमिलर सिचुएशन पढ़ चुके हैं ना, कहां पर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक टॉपिक पढ़ा था, मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था। क्या टॉपिक था, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। कि सर यदि एजेंट ने इस ये बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन पड़ी थी कि सर इन मतलब सस्ते में माल बेच दिया और थर्ड पार्टी को उस बारे में कोई नॉलेज नहीं था इन सब सिचुएशन के बारे में। सर सेल विल बी गुड, ठीक है, यानी कि वो कार 2 लाख रुपए में थर्ड पार्टी की हो जाएगी। क्या प्रिंसिपल, अपन ने वहां भी पढ़ा था, क्या प्रिंसिपल इस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करवा सकता है कि नहीं 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 3 लाख से कम में बिक गई? नहीं, एजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल को, उसके काम से वो प्रिंसिपल बाइंड होगा। सर तो रेमेडी कहां पर है, गलत काम हो गया, रेमेडी इज अगेंस्ट द एजेंट। ये जो नुकसान हुआ है ना 1 लाख का, ये एजेंट से वसूला जाएगा, ये चीज हम लोग वहां पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सर इस सिचुएशन में एजेंट के काम से प्रिंसिपल तो बाइंड हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, एजेंट के काम से प्रिंसिपल बाइंड हो जाएगा, रेमेडी इसके अगेंस्ट मिलेगी क्योंकि इसने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर लिया है। और मैंने आपको अभी भी और उस समय भी बताया था, यदि ये माइनर एजेंट हुआ तो इसके खिलाफ कोई रेमेडी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। मीत बाबा, समझ आ रहा है? यस सर। नहा धो के बैठा है या नहीं बैठा है? बस ऐसे ही उठ के बैठ गया, झूठ मत बोलना। नाया होगा। हाँ, वो तेरी हंसी से समझ में आ रहा है कितना नया है तू। चलो आ जाओ नेक्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट पढ़ भाई। Thus, these above rules are relevant for declining the effects as अरे between agent डिक्लाइनिंग and नहीं, डिक्लाइनिंग नहीं, डिसाइडिंग। deciding. क्या Sorry, sorry. सवेरे सवेरे पौवा मार के बैठे हैं क्या दक्ष अग्रवाल, या चाय नहीं पी है? हैं? Sorry, sir. या फिर अभी तक है ना Deciding. एग्जाम का हैंगओवर चल रहा है? वापस पढ़ चल। These above rules are relevant for deciding the effects as between agent and principal in case the third party is not aware about the agent's limited authority. Then it will not affect the third party's rights, and thus third party can recover from the principal if he was not aware about the authority of the agent. इफ ही वाज नॉट अवेयर अबाउट द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट, तो ये रूल जो है ना, ये सर्वोपरि ध्यान रखना कि सर यदि प्रिंसिपल ने एजेंट को एक लिमिटेड अथॉरिटी दी है, ठीक है, उस लिमिटेड अथॉरिटी के बारे में थर्ड पार्टी को कोई नॉलेज नहीं है, कि उसको ये तो नॉलेज है ही दैट एजेंट हैज बीन ऑथराइज्ड, अथॉरिटी तो है प्रिंसिपल से काम करने के लिए, लेकिन उस पे कोई कैप्स या कोई उस पे बाउंडेशंस लगाई हुई हैं, लाइक लाइक 3 लाख से कम नहीं बेचना वगैरह वगैरह। इस बात की नॉलेज थर्ड पार्टी को नहीं है। और सर ये अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर लेता है, तो सर वो प्रिंसिपल उससे बाइंड हो जाएगा यदि थर्ड पार्टी को उस अथॉरिटी के बारे में ध्यान नहीं है, लिमिटेड अथॉरिटी के बारे में। यदि ध्यान होते हुए काम कर रहा है तो फिर प्रिंसिपल उससे माइंड नहीं होएगा। इतनी कंसेप्ट समझ में आ गई? यस सर। तो इसको होलिस्टिकली पढ़ना, जो ओपन ने ऊपर पॉइंट पढ़े हैं ना, दैट ऑथराइज्ड एक्ट और नॉन ऑथराइज्ड एक्ट सेपरेबल है, ठीक है, ऑथराइज्ड एक्ट और नॉन ऑथराइज्ड एक्ट नॉन सेपरेबल है। और तीसरी बात कि सर जहां पर प्रिंसिपल ने खुद ने बिलीफ इंड्यूस कर दिया है कि कोई काम सही है। और चौथी बात कि सर
यदि उस अथॉरिटी के बारे में वो ज्ञान नहीं रख रहा है, लिमिटेड अथॉरिटी के बारे में, तो फिर प्रिंसिपल बाइंड हो जाएगा। तो प्रिंसिपल की रेमेडी कहाँ मिलेगी कि सर एजेंट के पास में मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गिविंग नोटिस टू एजेंट, यानी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट। सर एजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर एजेंट प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टी। तो यदि थर्ड पार्टी ने इस पूरी प्रोसेस के दौरान किसी बात का नोटिस एजेंट के ध्यान में लाया या एजेंट को कोई नोटिस दिया है, इट इज एज गुड एज गिविंग द नोटिस टू द प्रिंसिपल, बिकॉज एजेंट इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो इसको नोटिस दे दिया या इसके ध्यान में कोई बात ले आए, तो वो बिल्कुल वही है जैसे कि आपने प्रिंसिपल को ये बात बता दी थी, उसका इफेक्ट वही होगा। ठीक है भाई। इसका देखो प्रैक्टिकल लाइफ में कितना शानदार इफेक्ट आता है। अपन क्या बोलते हैं कि सर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था अपन ने, क्या चुप रहना फ्रॉड होता है? तो वहां अपन ने पढ़ा था साइलेंस इन इटसेल्फ डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, चुप रहना फ्रॉड नहीं है। मैंने कोई घी का डब्बा बेचने का रखा और उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं आपको, बस ये ले ये घी का डब्बा है। अब वो डालडा घी है ये, मतलब या अच्छा काऊ घी है या भैंस का घी है, जिसका भी घी है, मैंने इस बारे में आपको कुछ नहीं बोला, आप अपने आप खरीद के ले गए ये सोच के कि ये तो अच्छा वाला घी है, जबकि वो डालडा घी था। तो क्या मैं आपके साथ में कुछ फ्रॉड कर रहा हूं? मैंने ऐसा रिप्रेजेंट किया क्या डालडा घी के लिए कि ये तो अच्छा वाला घी है? नहीं, मैंने कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया, आप खुद उठा के ले गए हैं डब्बा। सो मेयर साइलेंस इन इटसेल्फ डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। बट साइलेंस दो जगह पे फ्रॉड होता था। कहां पर? वेयर देर इज ड्यूटी टू स्पीक। पढ़ा था एक पॉइंट अपन ने, जहां इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक। ठीक है सर। और एक और पॉइंट पढ़ा था कि जहां पर साइलेंस इज इक्वलेंट टू फ्रॉड। कहां कहां पर ड्यूटी टू स्पीक होती है भाई? खुद से बता देना चाहिए कि इस डील जो आप कर रहे हैं उसमें ये कमी पेशी है ना। जहां आपकी ड्यूटी होती है बोलने की, वहां भी आप चुप रह गए तो आप फ्रॉड कर रहे हो। उसमें एक पॉइंट था फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। यस, यदि गाड़ी में कोई गड़बड़ है लेकिन फादर वो कार अपनी डॉटर को ही बेच रहा है, तो डॉटर तो यही मानेगी ना फादर मेरे को गलत कार क्यों देंगे, उस कार में कुछ गड़बड़ है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ फादर टू स्पीक एंड टेल द ट्रूथ टू डॉटर फर्स्ट हैंड। ठीक है, कोई दूसरा होता ना तो साइलेंस फ्रॉड नहीं होता, लेकिन खुद की डॉटर आ गई ना यहाँ पर, तो अब चुप रहना फ्रॉड हो जाएगा। उधर अपन ने और क्या पढ़ा था कि सर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, जब आप चुप रह रहे हो तो सॉरी, जब आप मैरिज कर रहे हो तो उस समय सारी सारी बात सच सच बताना ये जरूरी है। और क्या पढ़ा था अपन ने? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में आप बनाते समय आपको अपनी सारी बातें सच सच बता देनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यदि अपना नमित, नमित कहाँ चला गया रे? यदि अपना यस सर। यदि अपना नमित जो है उसको एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, किससे? मान लो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से। और नमित यदि स्मोकर है तो उसको ये बात, या नमित को डायबिटीज है या नमित को बीपी है, कुछ भी है, तो इसका इफेक्ट जो वो एलआईसी से या फिर दूसरी किसी कंपनी से लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस लेगा, उसके प्रीमियम पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, या पॉलिसी देनी है या नहीं देनी है, इस बात पे इफेक्ट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? कि भाई कंपनी थोड़ी ना चाहेगी कि एक हार्ट पेशेंट को वो पॉलिसी बांट देवे। तो ये बात जो है, यदि यहां पर नमित चुप रह गया तो वो फ्रॉड कर रहा है या नहीं कर रहा है? साइलेंस, इट वाज हिज ड्यूटी टू स्पीक व्हाइल मेकिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। तो अब सर नमित ने तो बोला, नमित ने बोला, किसको बोला? एलआईसी का जो एजेंट आया था ना, एलआई, अब पॉइंट आ रहा है तुम्हारे ध्यान का, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप वाला। एलआईसी खुद तो कंपनी है, वो तो आ नहीं सकती तुम्हारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाने को। एम आई ऑडिबल? एम आई यस सर। ऑडिबल? यस सर। एलआईसी तो खुद तो आ नहीं सकती तुम्हारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाने को, तो एलआईसी के बिहाफ पे नमित के पास में कौन आएगा कि सर एक एजेंट आएगा। नमित ने एजेंट को बता दिया भैया मेरे को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। इट वॉज हिज ड्यूटी टू स्पीक। नमित इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, नमित सच्चा आदमी है, उसने बता दिया एजेंट को, एलआईसी के एजेंट को, मेरे को डायबिटीज है।
तो क्या नमित ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी या नहीं कर दी? यस सर, नमित ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। एजेंट ने आगे एलआईसी को से पॉलिसी इशू करवाते वक्त ये बात छुपा ली। एजेंट ने एलआईसी से पॉलिसी इशू कराते वक्त वो बात छुपा ली। क्यों छुपा ली? इसको पता था एजेंट को कि यदि मैंने ये बात एलआईसी के सामने ओपन कर दी कि नमित को डायबिटीज है, तो एलआईसी जो है वो पॉलिसी इशू ही नहीं करेगा। तो इस बात को छुपा लिया। ठीक है। बाद में प्रिंसिपल यानी कि एलआईसी को ध्यान पड़ा कि इस तरीके से पॉलिसी इशू कराई गई है। ठीक है, तो उसने कहा पॉलिसी रद्द। गलत तरीके से क्यों इशू कराई? नमित ने कहा मैंने तो बता दिया था भाई मेरे को डायबिटीज है, मैं चुप थोड़ी रहा, इट वॉज माई ड्यूटी टू स्पीक, आई वॉज नॉट साइलेंट। मैंने बताया कि तुमने एजेंट को बताया, हमको थोड़ी बताया। अरे एजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एजेंट प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि आपने, नमित ने कोई चीज यदि एजेंट के नॉलेज में लाई है, उसको नोटिस दिया, इट इज एज गुड एज गिविंग द नोटिस टू द प्रिंसिपल। सो ये डीम्ड मान लिया गया कि नमित ने जब इसको बताया यानी एलआईसी को भी बता दिया, यानी कि ये पॉलिसी रद्द नहीं हो सकती, ये कंटिन्यूअसली चलेगी। बात समझ में आया? इसका इफेक्ट, नोटिस टू एन एजेंट इज नोटिस टू प्रिंसिपल। ये तो हो गया पहली बात, ध्यान में लाना। अच्छा, नमित को कोई चीज, ट्रांजैक्शन जो एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे किया था, तो उसमें प्रिंसिपल को नोटिस जारी करना है, लीगल नोटिस। तो नमित ने यदि एजेंट को वो लीगल नोटिस दे दिया, इट इज एज गुड एज गिविंग द लीगल नोटिस टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बाद में ये नहीं बोल सकता मेरे को तो कोई नॉलेज ही नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं पड़ा। अरे एजेंट को दे दिया मतलब तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव को दिया है, तुम्हें को नॉलेज होगी उसकी। ये बात यहाँ मत लाओ कि है ना, मेरे को नोटिस नहीं पहुंचा। बात समझ में आई? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गिविंग नोटिस टू द एजेंट। पढ़ भाई। Any notice given to an agent or information obtained by an agent during the course of agency business will be deemed to be given to obtained by principal. तो When agent कोई भी नोटिस जो आपने एजेंट को ड्यूरिंग एजेंसी बिजनेस दिया है, अदरवाइज नहीं, एजेंसी के बिजनेस के दौरान दिया है, विल बी डीम टू बी गिवन और ऑब्टेन्ड बाय द प्रिंसिपल। एग्जाम्पल पढ़ भाई। when agent of an insurance company negotiates with customer, every detail given by customer to agent will be deemed to be in the knowledge of the insurance company. ठीक है, वही एलआईसी वाला ही एग्जाम्पल मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया था। तो अब अपन क्या कर रहे हैं रे? लास्ट पॉइंट कर रहे हैं किसमें? प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी व्हेन एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी में। ये चार पॉइंट अलग अलग एंगल अपन ने समझ लिए। Now, principal is liable for agent's fraud, misrepresentation, or torts to the third party. Is principal liable for agent ने थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए एजेंट ने कोई फ्रॉड खेल गया या मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया, ठीक है, या टॉर्टियस कुछ रॉन्ग कर दिया। टॉर्ट इज व्हाट? सिविल रॉन्ग। टॉर्ट के बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो क्या उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा टू दी थर्ड पार्टी? आइए ये वाला एंगल देखते हैं। पढ़ भाई। Principal is liable for agent's fraud, misrepresentation, or torts, Section 238. If an agent commits a fraud, misrepresentation, or tort during his agency while acting within the scope of his actual or apparent authority, the principal is liable for the same as if the principal has done the same, as agent is representing the principal. देखो, Point. if an agent commits a fraud, misrepresentation, tort during his agency, एजेंसी के दौरान, हाँ, एजेंसी से पहले या एजेंट जैसे अपॉइंट होने से पहले या एजेंसी बिजनेस खत्म होने के बाद में किया है, तो उसके लिए प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्यों? समझो, बहुत अपने आप लॉजिक मिल जाएगा तुमको। क्या? कि सर ये प्रिंसिपल ने अभी तक एजेंट अपॉइंट नहीं किया मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स उस, और जब एजेंट अपॉइंट नहीं किया तो मिस्टर एक्स ने पहले कुछ गड़बड़ बातें थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करी हुई थी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ने तो बाद में इसको एजेंट जैसे रिप्रेजेंट अपॉइंट किया। ठीक है, ये गड़बड़ बातें एजेंट एजेंट जैसे अपॉइंट होने से पहले की हुई थी। ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रिंसिपल को लायबल बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। इसको थोड़ी पता था, ठीक है, कि इसने थर्ड पार्टी के साथ में गड़बड़ बातें रिप्रेजेंट करी हुई हैं। तो उसके लिए बिफोर के लिए प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जो भी फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन की बात है। अच्छा,
मान लो मिस्टर एक्स ने थर्ड प्रिंसिपल ने मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया एज एन एजेंट। एजेंट ने सही सही बात रिप्रेजेंट करी, सही सही बात रिप्रेजेंट करी थर्ड पार्टी के सामने। उस बेसिस पे थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, उस बेसिस पे थर्ड पार्टी ने प्रिंसिपल के साथ में या एजेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। तो यहाँ कुछ गड़बड़ तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल सही सही बातें रिप्रेजेंट करके कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसके बाद में मिस्टर एक्स या एजेंट जो भी है वो थर्ड पार्टी के सामने कुछ फ्रॉडुलेंट बातें, कुछ मिसरिप्रेजेंटेटिव बातें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट इनके बेसिस पे बना था? नहीं सर, ये तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएबल होगा? नहीं सर। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि सर प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट ने थर्ड पार्टी के सामने जो भी रिप्रेजेंट किया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी, उन सब के लिए प्रिंसिपल बाइंड होगा। बिफोर के लिए नहीं होगा, आफ्टर के लिए नहीं होगा। ठीक है? बिफोर गलत बात करिए एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ में, उसके लिए नहीं होगा। आफ्टर गलत बात करिए एजेंसी की के में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसके बाद में एजेंट ने कुछ थर्ड पार्टी के साथ में फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेटिव बातें करी, उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी के दौरान यदि एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ में कुछ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या टॉर्टियस बातें करी है, तो उसके लिए थर्ड पार्टी, ये वैसा ही है जैसे एजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? प्रिंसिपल को। तो ये वैसा ही है जैसे प्रिंसिपल ने ही वो फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या टॉर्टियस बातें की है, तो इन सब के लिए थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को लायबल बना सकता है फॉर ऑल दी वर्क्स ऑफ द एजेंट, फ्रॉडुलस, मिसरिप्रेजेंटेटिव एंड टॉर्टियस वर्क्स ऑफ द एजेंट which he has done with third party while acting in the course of agency business। बात समझ में आ गई? यस सर, तो प्रिंसिपल लायबल होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़िए। The principal is liable even if fraud, etc. is committed exclusively for the benefit of agent and is against the interest of principal. द प्रिंसिपल, अब ये है ना, फ्रॉड किसके फायदे के लिए हुआ है? प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ में फ्रॉड खेल लिया। चाहे इस फ्रॉड से एजेंट को बेनिफिट हो रहा हो, प्रिंसिपल को नहीं हो रहा हो, चाहे इस फ्रॉड से प्रिंसिपल को फायदा हो रहा हो, किसी भी कारण से, सर प्रिंसिपल विल बी लायबल, मींस लायबल। हम इस बेसिस पे ये नहीं डिसाइड करेंगे कि फायदा किसको हुआ है, एजेंट को हुआ है या प्रिंसिपल को हुआ है। हम इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी हुआ है ना। हाँ सर, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी के सारे कामों के लिए प्रिंसिपल को लायबल बनाया जा सकता है। हम इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे। ठीक है? सो द प्रिंसिपल इज लायबल इवन इफ द फ्रॉड एक्सेट्रा इज कमिटेड एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ एजेंट एंड इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। तो भी प्रिंसिपल लायबल होएगा। इसलिए जब एजेंट अपॉइंट करें तो बड़े ही ध्यान से अपॉइंट करें बाबा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। But misrepresentations or frauds committed by the agents in matter which do not fall within their authority do not affect their principles. But misrepresentations and frauds committed by agents in matters which do not fall within their authority do not affect the principles। सर, प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई अथॉरिटी दी थी, ठीक है, कोई एक काम करने के लिए, वो दूसरे काम में थर्ड पार्टी के साथ में फ्रॉड करके आ गया, तो क्या वो एजेंसी बिजनेस में फ्रॉड किया है उसने? नहीं सर, वो दूसरे मैटर में फ्रॉड कर दिया। ठीक है, एजेंसी जिंदा है अभी, लेकिन जो मैटर के लिए एजेंट बनाया उस मैटर में नहीं, कोई दूसरे ही मैटर में एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ में फ्रॉड कर दिया, मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया। तो क्या उस दूसरे मैटर के लिए प्रिंसिपल को रेस्पॉन्सिबल बनाओगे? नहीं सर, मैंने तो इस काम के लिए इसको एजेंसी दी नहीं थी, पता नहीं है मैटर बीच में कैसे आ गया। बात समझ में आ गई? तो उसके लिए प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बट मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड्स कमिटेड बाय एजेंट इन मैटर्स व्हिच डू नॉट फॉल विद इन देयर अथॉरिटी डू नॉट इफेक्ट देयर प्रिंसिपल्स। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई भाई? यस सर, इजी है। एग्जाम्पल पढ़ भाई। A, being B's agent for the sale of goods, induced C to buy them a misrepresentation, which he was not authorized by B to make. The contract is voidable as between B and C at the option of C.
ए बीइंग बीज एजेंट, प्रिंसिपल कौन हो गया? बी, बी इज द प्रिंसिपल, ए जो है वो उसका एजेंट हो गया, ठीक है साहब। फॉर द सेल ऑफ गुड्स इंड्यूसेस सी टू बाय देम बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, एजेंट ने मिस्टर सी के सामने मिसरिप्रेजेंटेशन से उसको कन्विंस कर लिया ये चीजें खरीदने के लिए, और उसने खरीद भी ली। तो सर कॉन्ट्रैक्ट तो बन रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण बन रहा है, एजेंट और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया। किस चीज के लिए बन गया सर? बेसिस क्या है कॉन्ट्रैक्ट की? मिसरिप्रेजेंटेशन है। सर दो बातें ध्यान रखना, सर मिस रिप्रेजेंटेशन जो एजेंट ने किया है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना है, क्या सी प्रिंसिपल को भी लायबल बना सकता है? यस सर बना सकता है। दूसरी बात सर, कॉन्ट्रैक्ट जो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे बनते हैं वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सर? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। व्हाट आर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स? डेफिनेशन कौन बताएगा? मैं काबरा, व्हाट आर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स? इतना श्योर नहीं, नहीं बट कोई आई बात नहीं। थिंक मैं कंफ्यूज हूँ दो कहीं। अच्छा भाई पूंजी, मुझे उसका कंफ्यूजन दूर कर चल। पूंजी, जो आई थिंक मैं भी कंफ्यूज भी हूँ, बट जो कोर्ट से वो अनवॉइडेबल होता है, आई थिंक वो वाले कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन देगा नेतन? नेतन, सर डेफिनेशन नहीं मालूम, पर एक पार्टी के पास ऑप्शन रहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करने का है या नहीं। हाँ तो यही तो डेफिनेशन है। चल अब तू अंग्रेजी का सुपर डुपर आदमी है, ठीक है, तो तेरे खून में इंग्लिश, ठीक है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर enforceable only at the option of one of the parties but not at the option of other or others is avoidable contract। जब एक पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आगे बढ़ सकती है, और ये वही चाहे तो रिसेंड कर सकती है, लेकिन ये ऑप्शन दूसरी पार्टी के पास में नहीं होता है। सो दीज आर voidable contracts। अंग्रेजी में ही तो कन्वर्ट करना था, वो चाहे तो आगे बढ़ जाए चाहे तो रिसेंड कर दे। When a contract is enforceable at the option of one of the parties but not at the option of other, it is a voidable contract। तो सर कॉन्ट्रैक्ट voidable होगा, सी चाहे तो आगे बढ़े चाहे तो रिसेंड कर दे। और अपना एंगल क्या है प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप में कि सर voidable या मिसरिप्रेजेंट मतलब फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू बनाए तो क्या उसके लिए प्रिंसिपल लायबल रहेगा? हाँ सर, एजेंसी के बिजनेस के दौरान जो भी फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन है उसके लिए प्रिंसिपल को भी लायबल बनाया जा सकता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? क्लियर है? थोड़ा पढ़ना इस चीज को ताकि दिमाग में बैठे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? पर्सनल लायबिलिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टीज। बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सर अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं कि सर प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट ने थर्ड पार्टीज के सामने रिप्रेजेंट किया और कॉन्ट्रैक्ट बनाया। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर इसने जो भी काम किया, क्या उसको उसके लिए प्रिंसिपल को लायबल बनाया जा सकता है? हाँ सर, जो भी काम एजेंसी बिजनेस के दौरान किया है, यदि वो स्कोप ऑफ अथॉरिटी के अंदर अंदर किया है तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल हो सकता है। तो स्कोप ऑफ अथॉरिटी के बाहर जाके किया और थर्ड पार्टी को पता नहीं है कि अथॉरिटी पे ऐसा कैप था, तो भी प्रिंसिपल को लायबल बनाया जा सकता है। यहां तक तो हम ऊपर पढ़ के आ गए। सर ऑथराइज्ड कामों के लिए प्रिंसिपल को लायबल बनाया जा सकता है यदि वो सेपरेबल है। ऑथराइज्ड कामों के लिए लायबल और अनऑथराइज्ड कामों के लिए नॉन नहीं लायबल। और यदि ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड दोनों काम सेपरेबल नहीं है तो फिर सर नहीं लायबल। इतने सारे एंगल्स अपन ने इन सब चीजों के लिए पढ़ लिए। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? सर प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, थर्ड पार्टी के साथ में वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, क्या उसके लिए एजेंट की खुद की लाइबिलिटी होती है क्या? बिकॉज ही इज मेयरली इनटू रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। आइए इस एंगल को देखते हैं। वापस सेम लिंक पे सब जने रिज्वाइन कीजिए, फटाफट कीजिएगा भाई।